नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता, नई ऊंचाई पर भारत और रूस के रिश्ते। दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरण, तेल, प्राकृतिक और खनन सहित 15 समझौतों पर हस्ताक्षर। कल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। एक दूसरे के स्वाभाविक साझेदार हैं भारत और अफ्रीका। इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप इन चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर सम्मेलन के समापन पर बोले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला काफी मजबूत, किसी और के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता भारत। आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए बनाए गए नए कानून, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत आतंकियों की नई लिस्ट जारी। मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और जाकिरुर रहमान लखवी का नाम शामिल। संसद के बीते सत्र में पारित हुआ था विधेयक। गुरदासपुर के बटाला में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 19 लोगों की मौत। राहत और बचाव का काम जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर जताया दुख। और सभी बैंकों को रेपो रेट से अपने नए होम और ऑटो फ्लोटिंग लोन को करना होगा लिंक। आरबीआई ने कहा, 1 अक्टूबर से लागू करें बैंक। सभी बैंकों को हर 3 महीने पर करनी होगी ब्याज दरों की समीक्षा। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जाकिरुर रहमान लखवी को आतंकवादी घोषित किया है। इन सब के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर भारत में 5 आतंकी हमले को अंजाम देने के आरोप हैं और इसी साल मई में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया था। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून में कुछ बदलाव किए गए थे। जुलाई में संसद में इस बिल को पास किया गया था। नए प्रावधानों के मुताबिक व्यक्तिगत तौर पर भी किसी को आतंकी घोषित किया जा सकता है। इससे पहले सिर्फ आतंकी संगठनों को ही आतंकी घोषित किया जा सकता था। और कश्मीर को लेकर एक बार फिर पाकिस्तानी मूल के नागरिकों ने लंदन में हिंसक प्रदर्शन किया। पूरे ब्रिटेन से करीब 10,000 पाकिस्तानी मंगलवार को लंदन पहुंचे और भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने उच्चायोग की इमारत पर अंडे, टमाटर, स्मोक बम और पत्थर फेंके, जिससे खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लंदन में ऐसा दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 15 अगस्त को उच्चायोग में स्वतंत्रता दिवस मना रहे भारतीयों को निशाना बनाया गया था। भारतीय उच्चायोग ने प्रदर्शन का फोटो भी ट्वीट किया और लिखा है कि लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने दूसरी बार हिंसक प्रदर्शन किया गया। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 1 महीने से भी कम समय में ये दूसरी बार है कि इस तरह की घटना से हमारे उच्चायोग की सुरक्षा और सामान्य कामकाज को प्रभावित किया गया हो। हम इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार से कहा है कि वो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान द्वारा उकसाए गए इन लोगों की हरकत से वो बेहद चिंतित है।
Honourable friend, he's absolutely right. Any violence is deplorable. It shouldn't be conducted in this country or anywhere else for that matter, any individual communities. What we now need to do is try and reduce those tensions, but also on a positive side, build up confidence building measures to allow proper dialogue between the communities in Kashmir, but also between India and Pakistan. और भारतीय सेना ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन और जम्मू कश्मीर पुलिस के ADG मुनीर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। दोनों आतंकियों को 21 अगस्त को बारामूला से गिरफ्तार किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पकड़े गए आतंकी का वीडियो भी जारी किया गया है। पकड़े गए एक आतंकी ने माना कि वो पाकिस्तान के रावलपिंडी से आया है और लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा था। वहीं दूसरे आतंकी ने बताया कि वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाजियाबाद शहर का रहने वाला है। अधिकारियों ने कहा कि घाटी में पाकिस्तान की ओर से रोजाना घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। कश्मीर के अलावा पुंछ, राजौरी और जम्मू में रोजाना घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा KJS ढिल्लन ने श्रीनगर में भर्ती रैली को लेकर भी संबोधित किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को। ढिल्लन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवा खूब पढ़ें, ड्रग्स और गन्स से दूर रहें और अपने अभिभावकों और अध्यापकों को खुद पर गर्व करने का मौका दें। पाकिस्तान is desperate to infiltrate maximum terrorists into Kashmir Valley. All the launch pads as of now are full and infiltration attempts are being made every day to infiltrate the terrorists into Kashmir Valley to disrupt peace. In one such attempt on 21st of August, Pakistani citizens who belong to proscribed terrorist outfit Lashkar-e-Taiba were apprehended live by the Indian Army. जम्मू कश्मीर में जनगणना के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। 7 सदस्यों वाली इस समिति में आवास और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव, नियोजन के प्रमुख सचिव, विकास और निगरानी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के सचिव और राजस्व विभाग के सचिव को शामिल किया गया है। जनगणना का काम 2021 तक पूरा करने के लिए समिति का गठन किया गया है। 2011 के जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 1,25,00,000 लोग रह रहे थे, जिसमें 66,40,000 पुरुष और 59,000 महिलाएं थीं। भारत के सिख श्रद्धालु अब बिना वीज़ा के पूरे साल करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। इस कॉरिडोर के जरिए भारतीय मूल के वैसे लोग जिनके पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड है, वो भी करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए आ जा सकेंगे। समझौते के तहत करतारपुर कॉरिडोर के जरिए रोजाना 5,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए जा सकेंगे। विशेष मौकों पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ सकती है। करतारपुर कॉरिडोर साल में 365 दिन खुला रहेगा। अटारी बॉर्डर पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। हालांकि 2 मुद्दे ऐसे रहे जिन पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। भारत ने पाकिस्तान से एक बार फिर आग्रह किया है कि वो सिख यात्रियों के साथ भारत के प्रोटोकॉल ऑफिसर को जाने दें ताकि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा पाकिस्तान श्रद्धालुओं से सर्विस फी भी लेना चाहता है। फिलहाल इन मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी है। बैठक में पाकिस्तान आपात निकासी प्रक्रिया पर राजी हो गया है। साथ ही दोनों देश कॉरिडोर से जाने वाले यात्रियों की जानकारी मुहैया कराने की प्रक्रिया पर भी सहमत हो गए हैं। There is an agreement on visa-free travel of Indian pilgrims without any restriction or qualification based on their faith. Persons of Indian origin holding Overseas Citizens of India card, OCI card, they too can visit the Holy Gurudwara Kartarpur Sahib using this corridor through India. 5,000 pilgrims can visit the Holy Gurudwara Kartarpur Sahib using the corridor every day. The corridor will be operational throughout the year, 7 days a week, and pilgrims have a choice to visit as individuals or in groups or even on foot.
Both sides have today agreed to build a bridge at Budhi Ravi channel, and pending the construction of the bridge on the Pakistan side, which is expected to take some time. On our side, we are already on schedule, but on the Pakistan side, it is expected to take some time. So pending the construction of the bridge on their side, both sides have agreed to a crossing point, the coordinates of a crossing point for the temporary service road, which is to be built for the pilgrimage, which is to commence in November this year. और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की। रूस के व्लादिवोस्तोक में भारत रूस सालाना सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इसके बाद दोनों देशों के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर के मुद्दे पर रूस का आभार जताया। उन्होंने कहा कि रूस और भारत किसी देश के आंतरिक मामले में बाहरी दखल के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल मई में दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जीत के 75 साल पूरे होने पर आयोजित जश्न में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में रूस के व्लादिवोस्तोक में बुधवार को 20वीं भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत रूस ने स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का फायदा लोगों तक पहुंचाने पर ध्यान दिया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप न सिर्फ हमारे देशों के स्ट्रैटेजिक हितों को काम आई है, बल्कि इसे हमने लोगों के विकास और उनके सीधे फायदे से जोड़ा है। राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस रिलेशनशिप को विश्वास और भागीदारी के जरिए सहयोग की नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं। हमने भारत के फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट पर भी उपयोगी चर्चा की। हम सहमत हैं कि साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जैसे क्षेत्रों में भारत और रूस का सहयोग और मजबूत करेंगे। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और अफगानिस्तान समेत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस किसी देश के आंतरिक मामले में बाहरी दखल के खिलाफ हैं। शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों के कलपुर्जे बनाने, नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन, कोयला, तेल और गैस खनन के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने को लेकर समझौते हुए। इसके अलावा निवेश, व्यापार, समुद्री संचार सहयोग बढ़ाने, सड़क परिवहन, कर और सीमा शुल्क समेत कई क्षेत्रों में करार हुए। रक्षा जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में भी रूसी उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स भारत में दोनों देशों के जॉइंट वेंचर्स द्वारा बनाने पर आज हुआ समझौता, जो हमारे रक्षा सहयोग को बायर सेलर के सीमित परिवेश से बाहर को मैन्युफैक्चरिंग का ठोस आधार दे रहे हैं। हमारे रिश्तों को हम राजधानियों के बाहर भारत के राज्यों और रूस के क्षेत्रों तक ले जा रहे हैं। भारत की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए दोनों देशों के बीच तेल और गैस के क्षेत्र में करार काफी अहम है। We have had a major breakthrough in the energy sector. This is a sector from where we are looking to diversify our sources of supply, and we are increasingly finding it attractive to buy oil and gas from the Russian Federation. We have agreed on a roadmap of cooperation in the next 5 years, in which we will concretely work on investments both ways. Indian investments in Russian fields, in exploration and exploitation, in transportation of energy to India, as well as Russian investment in India in the downstream sectors.
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ज़्वेज़दा पोत निर्माण केंद्र का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पोत निर्माण केंद्र के प्रबंधन और कर्मचारियों से बातचीत भी की। ज़्वेज़दा रूस का सबसे बड़ा पोत निर्माण परिसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत रूस संबंधों के नए आयामों पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी के लिए आप देख सकते हैं हमारा अगला कार्यक्रम देश देशांतर, भारत रूस संबंध नए आयाम। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के आधार काफी मजबूत हैं और भारत अपने निर्धारित तयशुदा समय के साथ 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। आज दिल्ली में भारत अफ्रीका सम्मेलन के आखिरी सत्र में उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ सुधार कार्यक्रमों और दुनिया की मंदी का असर भारत पर भी दिख सकता है, लेकिन वो अस्थायी है और भारत के प्रयासों के सकारात्मक और दीर्घकालिक असर दिखेंगे। My dear friends, I would like to assure you, the Indian economic fundamentals are strong. They are stable. Because of the series of reforms we have taken and also the recession worldwide, there may be some temporary effect. But don't worry, India is on the move. It will move faster in the coming days after the initial this thing, and it will be able to achieve its target. Africa's agenda उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों से कहा कि जम्मू कश्मीर का मामला भारत का अंदरूनी मामला है। किसी अन्य देश को भी भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। And India is a country, we want to have good relations with all, including the troubling neighbor, provided if they stop interfering in internal affairs of our country. We have never interfered in the internal affairs of any country at any time. That is our policy, because we believe in the basic philosophy of Vasudhaika Kutumbakam. The entire world is one family. Sarve jana sukhino bhavantu. Everybody should be prosperous and happy. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत के लिए अफ्रीका बहुत अहम है। भारत अफ्रीका को आधुनिक दुनिया के विकास के इंजनों में से एक मानता है। The knowledge gap on Africa in India. India and Africa have always been natural partners in civilization, culture and progress. The bonding has been forged by the long traditions of friendship, civilizational contacts, historical goodwill, shared experiences, mutuality of world views and interests. And I visited last time some of the African countries. I found everywhere there is so much enthusiasm to work with India. Because of our civilizational links, because of Mahatma Gandhi and the non-violence and peace. These are the areas which makes them more to look towards India. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि दक्षिण एशियाई देशों की संसदों के अध्यक्षों का माले शिखर सम्मेलन बेहद सफल रहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने जो हरकत की उसका हमने गांधीवादी तरीके से प्रतिरोध किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह से बातचीत की। भारत हमारे लिए हर अंतर्राष्ट्रीय में जो हमारा भावनात्मक मुद्दा है, हम अपने देश की अस्मिता जानते हैं, हम अपने देश की बातों को जानते हैं, हमारी अस्मिता पर, हमारी भावना पर कोई प्रहार करे ये हम कैसे, अब और भी गलत प्रहार। भारत बड़ा शालीन देश है, पर हम अपने मर्यादा पर अगर कोई गलत तरीके से अगर कोई कुछ कहना चाहे तो उसका प्रतिरोध करना भी गांधीवादी तरीके से जानते हैं। तो हमने गांधीवादी तरीके से पहली आपत्ति यह की कि ये उल्लेख हो ही नहीं सकता। दो कारण से नहीं हो सकता। पहला कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और जहां एसडीजी के एजेंडा तय हैं और 2 दिन का लगभग ये समय है, 1.5 दिन का, जिसमें इन्हीं पर तय है कि बात होनी है, कोई और बात हो नहीं सकती। और खुद आज
जो मालिक की मजलिस यानी संसद थी, वो उसमें इस साउथ एशियन स्पीकर्स की बैठक के आरंभ में ही वहाँ के होस्ट कंट्री के जो हमारे हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट स्पीकर थे, उन्होंने आईपीयू के, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के जो सेक्रेटरी जनरल थे, स्पष्ट कर दिया था कि इसमें इसी मुद्दा से कोई और बात नहीं कर सकते। तो हमारे देश का अंदरूनी मुद्दा उठा रहे थे, तो हमने पहली आपत्ति की कि ये हो ही नहीं सकता, ये तो इसको जगह ही नहीं मिलनी चाहिए, इसमें ये कैसे अलाउ किया जा रहा है। और जब उन्होंने अलाउ किया, उनका उल्लेख किया, तो हमें उसका जवाब देना था। फिर मैंने कहा कि इस मंच का दुरुपयोग है और ये हमारा अंदरूनी मामला है। पंजाब के गुरदासपुर में बटाला इलाके की एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 19 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है। वहीं पटाखा फैक्ट्री की इमारतों में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन समेत पुलिस के जवान बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है। फिलहाल बचाव टीम फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में जुटी है। धुआं होने की वजह से लोगों को इमारतों से बाहर निकालने में दिक्कतें आ रही हैं। अभी हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास खबरें हैं उनकी बेसिस में असर्टेन नहीं कर पा रहे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। ये इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर पता लगेगा। डेथ रोल कितना है सर? अभी 19 लोगों के मरने की हमारे पास डेड बॉडीज हमने रिसीव की, कैजुअलिटीज विच इज ह्यूज नंबर हमारे पास आया है। 20 लोग हमारे पास अभी इंजर्ड हैं, जिनका इलाज हम सिविल हॉस्पिटल बटाला में कर रहे हैं, और सात लोग हैं जिनको हमने रेफर किया है वो अमृतसर के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस हादसे पर दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि उनकी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है और वो घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं गुरदासपुर में हुए हादसे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी दुख जताया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि हताहत नागरिकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं कि स्थानीय प्रशासन तत्परता से राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। आरबीआई ने सभी बैंकों से आवास, ऑटो समेत सभी तरह के नए फ्लोटिंग रेट लोन को रेपो रेट से जोड़ने को कहा है। सभी बैंकों को 1 अक्टूबर से इसे अनिवार्य रूप से लागू करना होगा और 3 महीने में कम से कम एक बार इसे रीसेट किया जाना चाहिए। 8 सरकारी बैंकों ने अपने रिटेल लोन को रिजर्व बैंक के रेपो रेट से जोड़ दिया है। नए नियम से ग्राहकों को सस्ता लोन मिलेगा। विश्व यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग में 6 अंक का सुधार आया है। भारत इस लिस्ट में 40वें स्थान से 34वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत इस लिस्ट में 40वें स्थान पर था। प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन के मामले में भारत के समृद्ध होने और कीमत के लिहाज से बेहद प्रतिस्पर्धी होने की वजह से भारत की रैंकिंग में ये उछाल आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में भारत सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी यात्रा और पर्यटन अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वहीं बेहतर वातावरण कैटेगरी में भारत 33वें, बुनियादी और बंदरगाह ढांचे में 28वें, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता में 91वें और प्राकृतिक सौंदर्य में 14वें और सांस्कृतिक संसाधन के मामले में 8वें स्थान पर है। भारत में बड़े पैमाने पर नवकरणीय ऊर्जा को लेकर दिल्ली में आज दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें कई विदेशी कंपनियों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और भारतीय हितधारकों को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नई तकनीकी और सुचारू रूप से इस क्षेत्र में विकास पर चर्चा करना था। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 सितंबर तक ईडी के हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने हिरासत के दौरान शिवकुमार के परिजनों और वकीलों से उन्हें मिलने की छूट दी है। वकील और परिजन रोजाना आधे घंटे के लिए उनसे मिल सकते हैं। इससे पहले ईडी ने अदालत से कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के नेता डीके शिवकुमार के 14 दिन की हिरासत मांगी। धन शोधन के एक मामले में मंगलवार की रात गिरफ्तार किए गए शिवकुमार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश किया गया था।
हरियाणा में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। अशोक तंवर की जगह कुमारी शैलजा को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश विधानसभा के कांग्रेस विधायक दल के नेता होंगे। साथ ही उन्हें स्टेट इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। बारह सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। कैंपस में चुनावी हलचल बढ़ गई है और साथ ही चुनावी प्रचार भी तेज हो चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने मेट्रो में छात्रों के लिए रियायती पास और ट्रांसजेंडरों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने पर अमल करने का वादा किया है। वहीं NSUI ने भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों को लेकर कमर कस ली है। चुनावों को लेकर कैंपस में पुलिस भी तैनात कर दी गई है। इस बार ABVP का एजेंडा ये है कि नए हॉस्टल्स बनाने, जो कॉलेजों और हॉस्टलों की फ़ीस लगातार बढ़ रही है उस फीस को रोल बैक करवाने, मेट्रो में कस्टमर पास और साथ ही साथ जो नए कॉलेजेस नहीं खुल रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसकी हम लोग डिमांड करेंगे। लास्ट ईयर जब हम जीते थे 2 सीट्स पे और लास्ट ईयर 1 साल हम हारे थे, लेकिन उसके बाद भी हमने काम किया। जिस तरीके से बसेस में और मेट्रो में NSUI ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया स्टूडेंट कंसेशन के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।